हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्ट मेडिकल साइंस चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इसरो का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी जून में, सतीश धवन स्पेस सेंटर सार इसरो श्रीहरिकोटा में ये है। आप तो इसका कुछ मेडिकल लैब टेक्निशियन अभी एग्ज़ाम हुआ था जून में, तो ये इस पेपर को हम आज सोल्व करेंगे। कुछ इसका आंसर की आई हुई है, तो इसको हम सोल्व भी करेंगे, उसके बाद कुछ डिस्कस भी करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम में मोस्टली हमें मिल ही जाते हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे और इसको हम धीरे सोल्व करेंगे। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जो हमारी पुरानी वीडियो है इसरो की, और भी मेरे पास में 2-3 क्वेश्चन हैं सोल्व पेपर जो हैं, वो आप प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको वीडियो पे। जहाँ आप इसमें डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे जाके लिंक भी दिए हुए हैं वहाँ पे, और उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे आप चैनल के पे, तो वहाँ पे और भी आपको बहुत सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन पेपर्स, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, लेडी हार्डिंग के, इसरो के, एम्स के बहुत सारे, और ईएसआई के, इन सभी के क्वेश्चन पेपर आपको, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। ड्यूरिंग द विंडो पीरियड ऑफ पेशेंट विद HIV इन्फेक्शन द बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, विंडो पीरियड जो होता है पेशेंट का, उस टाइम पे हम कौन से टेस्ट से इसको कन्फर्म करते हैं? एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉट, रैपिड एंटीजन, आरटीपीसीआर। तो जो विंडो पीरियड होता है ना, विंडो पीरियड को हमें डायग्नोस करने के लिए हमारा जो बेस्ट टेक्निक होती है वो एलाइजा होती है। एलाइजा क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे टेक्निक होती है जिसमें हम एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। तो जो विंडो पीरियड होता है उसके अंदर हमारा P24 जो होता है उसको हम डिटेक्ट करते हैं। तो वो सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो एलाइजा होता है, एलाइजा से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट जो होता है, वेस्टर्न ब्लॉट जब हमारा HIV पॉजिटिव आ जाता है उसको कन्फर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। रैपिड एंटीजन वो होता है जो हम कार्ड से लगाते हैं। आरटी जो PCR जो होता है वो हमारा जेनेटिक होता है, PCR वायरल लोड वगैरह चेक करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है उसका ए आएगा। खालिस्तान द टेस्ट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम लाइट। ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसको हम लाइट से बचाते हैं? यूरिया, बिलिरुबिन, ग्लूकोज, क्रेटिनाइन। ठीक है, तो ऐसा कौन सा टेस्ट होता है जब हम लेबोरेटरी में काम करते हैं? तो मोस्टली एक ऐसा टेस्ट होता है जिसको हम लाइट से बचाते हैं कि लाइट लगने पे वो टेस्ट कम हो जाता है। तो इनका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बिलिरुबिन है। जब भी हम कभी देखते हैं जो छोटे बेबी होते हैं उनको किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो उनको फोटोथेरेपी दी जाती है, यानी कि जो आईसीयू में रखते हैं उन बच्चों को लाइट दी जाती है। नॉर्मल लैंग्वेज हम बात करें सिंपल में, तो उनको थेरेपी दी जाती है। वो थेरेपी क्या बोलते हैं? वो थेरेपी बोलते हैं फोटोथेरेपी। छोटे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको जॉन्डिस हो जाता है, तो उस फोटोथेरेपी से वो जॉन्डिस उनका कम हो जाता है। ऐसे ही हमारी लेबोरेटरी में जो बिलिरुबिन टेस्ट होता है उसको जब भी हम सैंपल लेते हैं, प्रोटेक्शन मोस्टली उसको लाइट से बचाया जाता है, उसको रैपर किया जाता है ब्लैक पेपर में। और जो हमारे कंट्रोल्स होते हैं जो हम QC वायल्स बना के रखते हैं, डीप फ्रीज में एलिक्यूट करके रखते हैं, उनको भी हम लोग ब्लैक किसी भी वायल की उसके बोतल के अंदर या किसी भी ऐसी में जो लाइट एक्सपोजर ना हो सके, ठीक है, उसके अंदर हम रखते हैं उन सभी को, क्योंकि बिलिरुबिन उनमें कम हो जाती है फिर वैल्यू वो। तो राइट ऑप्शन इसका आ जाएगा हमारा बिलिरुबिन। नेक्स्ट है रिप्टिबिलिटी एंड रिप्रोडक्टिबिलिटी आर रिलेटेड टू। रिप्टिबिलिटी और रिप्रोडक्टिबिलिटी क्या होती है? देखो, जब भी हम क्वालिटी कंट्रोल से मशीन लेबोरेटरी में चलाते हैं तो वहाँ पर रिप्टिबिलिटी करते हैं। रिप्टिबिलिटी क्या होती है? प्रिसीजन करते हैं। एक ही टेस्ट को हम बार बार चलाते हैं, यानी कि बार बार का मतलब है कि 5 बार 10 बार। ठीक है, जब भी कोई नया इंस्ट्रूमेंट लगता है उसका हम प्रिसीजन करते हैं, या कोई भी QC होती है साल में एक बार, उसमें हम प्रिसीजन करते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे हमारे पास जो मशीन होती है उसका हमें प्रिसीजन का पता चलता है कि हमारा जो एक पेशेंट का रिजल्ट को हम अगर 5 बार चलाते हैं तो हमारी मशीन जो होती है वो क्या वैल्यू देती है, उसको बार बार चलाया जाता है, उसी को बोलते हैं रिप्टिबिलिटी। ठीक है, तो एक सैंपल की वैल्यू अगर हम 5 बार चलाएंगे तो उससे हमारी वैल्यू, अगर मशीन बार बार एक रेंज में दे रही है, अगर किसी फॉर एग्जांपल समझ लिए हमने यूरिया का रिप्टिबिलिटी किया है, तो उसमें अगर यूरिया की वैल्यू हमारी 45 है तो वो 45, 44, 43, 45, 46 इसी रेंज में देती है। वो ये नहीं देगी आपका 45 देने के बाद आपका 75 दे देगी, तो इसका मतलब आपकी मशीन में प्रॉब्लम है। तो ये प्रिसीजन का रिपीटेबिलिटी होता है हमारा प्रिसीजन। प्लाज्मा ग्लूकोज वैल्यू इन क्लिनिकल लेबोरेटरी आर कॉमनली रिपोर्टेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स। जो ग्लूकोज होती है हमारे शुगर की जो रीडिंग होती है उनको हम यूनिट कौन सी इस्तेमाल करते हैं? IU पर लीटर, mg/dl, ग्राम पर लीटर, mg/लीटर। ठीक है, तो ग्लूकोज जो हमारी 50 से 70 से हमारी 100 mg/dl होती है फास्टिंग की, और 70 से 140 से हमारी mg/dl होती है PP की,
और जो रैंडम होती है हमारे 70 से 160 तक होती है mg/d। तो शुगर के लिए जो यूनिट यूज की जाती है वो है mg/dl। डेंगू इज कोज्ड बाई, डेंगू किससे होता है? फंगस से, बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से। ठीक है, तो डेंगू क्या होता है? डेंगू एक वायरस होता है। किससे होता है? ये फ्लावीवेरिडा एक फैमिली होती है, फ्लावीवेरिडा ये फैमिली होती है जो डेंगू कोज करती है। ठीक है, इसको हम डेंगू को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। इसमें हड्डियों में दर्द होने लगता है, इसको ब्रेक बोन फीवर होता है। मॉस्किटो जो होता है उस मॉस्किटो का नाम होता है इसका एडिस एजिप्टी। एडिस एजिप्टी एक वायरस होता है। राइट ऑप्शन हमारे इसका सी है। रोम्बस शेप्ड क्रिस्टल इन यूरिन, रोम्बस शेप क्या होती है? रोम्बस शेप से क्या होती है? कौन सा क्रिस्टल्स होता है रोम्बस शेप का? कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, बोथ ऑफ अबव। रोम्बस शेप होती है हमारी चतुर्भुज टाइप की, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो जब भी हम कोई माइक्रोस्कोपी करते हैं यूरिन वगैरह की, आपने कभी देखा कि जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट ने और यूरिक एसिड जो होती है इनकी क्या शेप होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है हमारे स्टार टाइप का होता है, प्रिज्म टाइप का। ठीक है, डम्बल शेप का होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। और जो यूरिक एसिड होता है उसकी क्या होता है? ये बिल्कुल चारों भुजाएं उसकी बराबर होती है, पत्ते के टाइप का होता है, चारों भुजाएं उसकी बराबर होती है, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग रोम्बस शेप का। तो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है हमारा डम्बल शेप का होता है, प्रिज्म शेप का होता है, स्टार की तरह अलग ही चमकता है हमारा जो कैल्शियम ऑक्सलेट। बट जो यूरिक एसिड होते हैं वो होता है हमारा रोम्बस शेप के, यानी कि चतुर्भुजाकार का, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो राइट ऑप्शन जो हमारे इसका आएगा बी। हाउ मैनी सब यूनिट आर देयर इन स्पाइक प्रोटीन ऑफ सार्स कोविड-2 वायरस? ठीक है, सार्स कोविड-2 वायरस होता है, इसके अंदर कितने स्पाइक्स होते हैं? तो कोविड की मैंने एक नोट्स की वीडियो भी बना के अपलोड कर रखी है, अगर आपको पढ़ना है तो आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे लिंक आपको वीडियो में। तो हाउ मैनी सब यूनिट्स आर देयर इन स्पाइक प्रोटीन? स्पाइक प्रोटीन की 2 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, सार्स कोविड-1 और सार्स कोविड-2। ठीक है, S1 और S2 के नाम से ये होती है, इनकी 2 सब यूनिट होती है इसकी। नॉर्मेलिटी इज एक्सप्रेस्ड, नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी आपकी क्या होती है? ग्राम पर लीटर में, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में, मोल्स पर लीटर में और ग्राम मोल्स पर लीटर में। नॉर्मेलिटी जो होती है, नॉर्मेलिटी इज द एक्सप्रेस एज द इक्विवेलेंट वेट पर लीटर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट पर लीटर वॉल्यूम, ये होता है नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसकी नॉर्मलिटी आप नोट कर लीजिएगा, नॉर्मलिटी इज द एक्सप्रेस एज इक्विवेलेंट वेट पर लीटर ऑफ वॉल्यूम। GFR क्या होता है? GFR मोस्टली हम लेबोरेटरी में लगाते हैं, EGFR के नाम से होता है ये। ठीक है, इसकी वो किट नहीं होती है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इसके लिए हमें पेशेंट का क्रिएटिनिन की वैल्यू चाहिए होती है, बॉडी वेट वगैरह, हाइट वगैरह चाहिए होती है। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, जो हमारी किडनी होती है उनको फिल्टर करने का एक मिनट में कितने ml फिल्टर करती है, तो वो हमें पता लगाया जाता है। ठीक है, ml के हिसाब से। तो इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है? 40 से 50 ml पर मिनट, 60 से 80 ml पर मिनट, 100 से 130 ml पर मिनट, 80 से 100 ml पर मिनट। ठीक है, तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो हमारी होती है 60 से 120 ml पर मिनट के हिसाब से। तो जो एक देखो, एक नॉर्मल रेंज अलग चीज़ होती है और आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, जब एग्जाम में बैठते हैं तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 60 से 120 आपके पास में कोई ऑप्शन है ही नहीं, 100 से 130 ml पर मिनट है। तो राइट ऑप्शन तो आपका सी है, इसके अंदर 100 से 130 ml पर मिनट। लेकिन नॉर्मल जो होता है आपका 60 से 120 ml पर मिनट होता है। तो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं यहाँ पे, इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नॉर्मल मोर देन 90% जो होती है नॉर्मल किडनी होती है 90 से 100% में आ जाती है। अगर किसी का मोर देन 90 से ऊपर चल रहा है तो वो किडनी नॉर्मल होता है। किसी का GFR अगर आपका 90 से ऊपर है तो वो किडनी आपकी नॉर्मल होती है, 90 से 100% मैंने फंक्शनिंग किडनी आपकी कर रही है। लेकिन अगर किसी का 60 से 89 GFR आ रहा है, 60 to 89, तो मे बी अर्ली काइंडली डिजीज़, यानी कि उस किडनी को डिजीज़ हो रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसकी फंक्शन में। अगर आपका GFR 45 से 59 के बीच में आ रहा है तो किडनी जो है मॉडरेटली किडनी डिजीज़ है उसको, मॉडरेटली। और आपका 30 to 44 के बीच में अगर आपका GFR आ रहा है तो मॉडरेट टू सीवियर लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, यानी किडनी का फंक्शन जो है 30 से 40 से 44% काम कर रही है आपकी। अगर आपका
30 से 44% आपका 30 से 40 ml पर मिनट आपका GFR की वैल्यू आती है। अगर आपके GFR की वैल्यू 15 से 29 है, 15 to 29, तो आपका सीवियर लॉस फंक्शन है, यानी किडनी का जो फंक्शन है वो आपका बहुत कम हो चुका है। और लेस देन 15 अगर आपका GFR चला जाता है, उस टाइम आपकी किडनी क्या होती है, फेल हो जाती है। तो ये GFR का कैलकुलेशन होती है, आपको नॉर्मल पता होना चाहिए GFR की वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट हमारा हेमेटोजाइलिन स्टेन न्यूक्लाई इन। हेमेटोजाइलिन जो स्टेन होती है उसके अंदर न्यूक्लाई कैसा होता है। हेमेटोजाइलिन स्टेन जो होती है वो एक हम हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर यूज करते हैं, रूटीन स्टेन होती है, HNE के नाम से हम इसको जानते हैं हेमेटोजाइलिन। ठीक है, ये क्या होती है कि बेसिक डाई स्टेन होती है, रूटीन स्टेन में आती है, स्पेशल स्टेन में नहीं आती है, ये रूटीन स्टेन में आती है और ये बेसिक डाई होती है हेमेटोजाइलिन। और हेमेटोजाइलिन के साथ में एक इओसिन होती है, वो क्या होती है, एसिडिक डाई होती है। तो क्या होता है इसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो डी ब्लू पर्पल कलर का होता है, डी ब्लू पर्पल कलर का। और जो ये स्टेन जो होती है हमारे न्यूक्लियस को एसिड न्यूक्लिक एसिड को कलर देती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा इसमें पिंकिश कलर, ब्लैकिश कलर, रेडिश कलर, ब्लूइश कलर। ठीक है, तो ब्लूइश पर्पल कलर इसको देती है, तो राइट ऑप्शन हमारा इसका हो जाएगा डी, ब्लूइश कलर। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। ठीक है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड खालिस्तान, आयरन, कैल्शियम, फोलिक और पोटाशियम। तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हमेशा विटामिन B12 और आपका फोलिक एसिड की कमी से होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12, सिंगल विटामिन B12 की कमी है तो आपको परनीशियस एनीमिया हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 प्लस में फोलिक एसिड भी साथ में है तो आपकी बॉडी में मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है। तो ये साथ में रखना आपको ध्यान, अगर मेगलोब्लास्टिक कमी है विटामिन B12 के साथ में तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है। तो राइट ऑप्शन हमारा इसका हो जाएगा सी। मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ फाउंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या होता है, इसका मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है। देखो, कल्चर टेस्ट भी है इसका, बायोप्सी यूरियाज टेस्ट भी होता है, हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट भी होते हैं, यूरियाज ब्रेथ टेस्ट होता है। ये सभी टेस्ट इसके पाइलोरी के होते हैं। ये पाइलोरी जो होता है हमारे आंतों के अंदर पाया जाता है ये। तो इसके जो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होता है वो होता है हमारा डी ऑप्शन, यूरिया ब्रेथ टेस्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं, कल्चर भी होता है वैसे तो, लेकिन इन सभी में से एक्यूरेट जो होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड जिसको हम बोलते हैं, वो होता है हमारा यूरिया ब्रेथ टेस्ट होता है। H पाइलोरी के लिए होता है। H पाइलोरी 1983 में इसकी खोज हुई थी और इसकी जो खोज की थी इसकी उन्होंने वो की थी मार्शल एंड वॉर्सन ने, मार्शल MARSHAL, मार्शल एंड वॉर्सन, WARREN, वोरेन, इन्होंने 1983 में इसकी खोज की थी। H पाइलोरी क्या होता है, माइक्रो एरोफिलिक फास्टिडियस ह्यूमन पैथोजन होता है जो डिजीज करता है हमारे कहाँ पे डिजीज खोज करता है, स्टोमक में और ड्यूडेनम के अंदर को करता है। डिस्कवरी इसको मैंने आपको बता दी मार्शल एंड वोरेन ने की थी। 80 से 95% ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर करता है और ड्यूडेनम अल्सर करता है। 80 to 95% गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनम अल्सर करता है। डॉक्टर्स अगर जब इसको पता करना होता है तो क्या करते हैं, 13C और 14C करके एक लेबल्ड यूरिया होता है वो पेशेंट को खिला देते हैं। जब वो यूरिया पेट में जाकर ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि एंजाइम्स होते हैं जो इसके यूरिया H पाइलोरी के, वो इसमें स्टोमक में प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एंजाइम से प्रोड्यूस हो जाते हैं H पाइलोरी के पेट के अंदर में, तो इससे उनको डिटेक्ट करने में आसानी हो जाती है, उनको पता चल जाता है। तो यूरिया जो होता है, यूरिक एसिड इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोला जाता है, यूरियाज ब्रेथ टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट कॉमन विटामिन फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए। बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जब यहाँ बैक्टीरियोलॉजी पढ़ते हैं उसके अंदर कल्चर मीडिया वगैरह पढ़ते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बी विटामिन होते हैं वो होता है हमारा बी कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो बी कॉम्प्लेक्स का राइट ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग्स इज नॉट हेल्थ केयर वर्कर इन्फेक्शन। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए हेल्थ केयर वर्कर इन्फेक्शन, इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो हेल्थ केयर वर्कर्स को, मतलब ऐसा टेस्ट है जो हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा सभी को हो जाता है। यानी कि कुछ बीमारी ऐसी होती है जो हमारे हॉस्पिटल्स में होती है, कुछ बीमारी होती है कॉमन होती है, हॉस्पिटल्स के अंदर भी हो जाती है आपकी और विदाउट हॉस्पिटल्स की हो जाती है। ठीक है,
यानी कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं, उनको भी हो जाती है और विदाउट वालों को भी हो जाती है। कुछ ऐसी कॉमन डिजीज कौन सी इनमें से? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, सिफिलिस। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा हमारा सिफिलिस। सिफिलिस एक ऐसी बीमारी है जो हर किसी को हो जाती है, यानी कि मोस्टली ऐसा नहीं होता कि भाई हॉस्पिटल्स में काम करने वाले लोगों को ही होती है। सिफिलिस एक सेक्सुअल डिजीज होती है, किसी को भी हो सकती है ये। ठीक है, तो सिफिलिस की वीडियो मैंने बना रखी है यूट्यूब चैनल पे, मेरे पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, सिफिलिस डिजीज़ के नाम से आप सर्च करना, और उसके कौन से टेस्ट किया जाता है, VDL टेस्ट की भी मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक है, कौन से कन्फर्मेट टेस्ट होते हैं, क्या टाइटर में लगते हैं, टाइटर क्या आता है, उसका पूरा कंप्लीटली डिटेल आपकी बता रही है। अगर आपको सिफिलिस के बारे में जानना है तो आप सर्च कर लीजिएगा, सिफिलिस डिजीज़ के नाम से आपको मिल जाएगी। DNA नेचुरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ शिफ्ट इन UV विजिबल सब स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है, क्या होता है कि DNA डीनेचुरेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ शिफ्ट इन UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री? रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, हाइपरक्रोमेटिक शिफ्ट। इसके अंदर क्या होता है, हाइपरक्रोमेटिक शिफ्ट के अंदर क्या होता है आपका, ठीक है, हाइपरक्रोमेटिक शिफ्ट इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि इंक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट लाइट बाय ए सॉल्यूशन ऑफ DNA और एज दीज मॉलिक्यूल्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, हीट जो होती है वो एल्कलाइन मीडियम में प्रेजेंस होती है। और जो ब्लू शिफ्ट होती है उसके अंदर क्या होते हैं, इसमें इनके हाइपरक्रोमिक जो होता है इसके अंदर आपकी हीट इंक्रीज होती है, और जो ब्लू शिफ्ट होती है उसके अंदर आपकी डिक्रीज इन द वेवलेंथ, इसमें आपकी जो वेवलेंथ होती है इसकी वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, इन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी द पावर ऑफ रिजोल्यूशन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज टर्म्ड एज। जो हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं उसके जो पावर ऑफ रिजोल्यूशन होती है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव टर्म, उसको क्या बोलते हैं? डेप्थ ऑफ फोकस, डेप्थ ऑफ फील्ड, फोकल डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस। अब जो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन है वो आएगा बी आएगा। इसमें क्या होता है कि जो डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे माइक्रोस्कोप पे हम जो करते हैं तो जहाँ पे जो एरिया होता है उस पूरे एरिया को ये कवर कर लेती है जो लाइट, उसी लाइट को ही हम लोग बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। यानी कि उसके अंदर कोई भी चीज़ आपकी विदाउट कवर किए रह नहीं सकती, पूरा कवर कर लेती है वो लाइट उस चीज़ को, जो जो एरिया जो डेप्थ होती है ना उसको। नेक्स्ट है एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस फॉर ब्लड सेल काउंट। ब्लड सेल काउंट के लिए हमें कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं? एंटीकोगुलेंट सोडियम साइट्रेट, सोडियम फ्लोराइड, डाई पोटाशियम EDTA। तो मोस्टली हम लोग देखते हैं EDTA यूज करते हैं, लेकिन EDTA की भी दो फॉर्म आती है, एक आपकी K2 आती है और एक आपकी Na2 भी आती है, एक नहीं K2 और K3 करके आती हैं अलग अलग। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन आएगा वो हमारा आ जाएगा डाई पोटाशियम, यानी कि K2 EDTA हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। सोडियम साइट्रेट जो होता है वो हम उसमें यूज करते हैं PTINR में, और सोडियम फ्लोराइड जो होता है वो हम यूज करते हैं शुगर की ऑयल में, शुगर टेस्ट में। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, डाई पोटाशियम EDTA। EDTA की फुल फॉर्म होती है थाइलिन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड होता है। EDTA की pH होती है 8.0 होती है। इसका जो मोलिकुलर वेट होता है, इन चीज़ों का आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको बुक में मोस्टली जल्दी से मिलती नहीं है कहीं। अब हर बुक अवेलेबल नहीं कर सकता कोई भी पढ़ने वाला जो स्टूडेंट होता है वो, तो ऐसी चीज़ों को नोट करते रहना आप। EDTA की pH होती है 8.0 होती है। इसका मोलिकुलर जो मास जो होता है वो 292.2438 ग्राम पर मोल होता है। और EDTA होता है वीकली एसिडिक होता है, वीकली एसिडिक होता है वैसे, और इसकी pH वैसे 8 होती है। द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट 6.185 जूल पर कैल, 2.287 जूल पर कैलेट, और 5.185 जूल पर कैलेट, और 4.185 जूल पर कैलेट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होता है मैकेनिकल हीट वाला, ये क्या होता है कि एक यूनिट ऑफ हीट के बराबर क्या होता है आपका 1 कैलोरी होती है। ठीक है, एक यूनिट हीट के बराबर आपकी 1 कैलोरी हीट इज 4.2 जूल। ठीक है, ये SI यूनिट होती है इसकी 4.2 जूल होती है यहाँ पे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आ जाएगा हमारा डी का 4.185 जूल पर कैलोरी। ठीक है, तो 1 यूनिट हीट बराबर 1 कैलोरी, 1 कैलोरी क्या होती है 4.2 जूल। नेम द टाइप ऑफ पैथवे विच इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड।
ठीक है। इसका जो क्या है कि नेम द टाइप ऑफ पैथवे विच इज इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, एम्फीबियोलिक और एनाफिल्यूरिटिक। क्या होता है इसमें, कोई भी जब हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं तो एक होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कैटाबॉलिज्म होता है, एक मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है वो आपका एनाबॉलिज्म होता है, किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होता है वो आपका कैटाबॉलिज्म होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि द टाइप ऑफ पैथवे विच इन्वॉल्व द सिंथेसिस, यानी कि प्रोडक्शन हो रहा है, बनने लग रही कोई चीज़, ऑफ द कंपाउंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाए एनाबोलिज्म। ठीक है, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में कोई चीज़ टूटती है, ठीक है, और एनाबोलिज्म में किसी चीज़ का निर्माण होता है, बनती है वो चीज़। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा हमारा एनाबोलिज्म। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इन एडल्ट, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर क्या होता है हमारा 80 से 120 होता है नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 80 से 100 है पर 50 mmHg। ठीक है, और 110 से 120 पर 70 mmHg, और 130 से 150, 200, 300। तो हमारा सी और डी तो ऑप्शन है नहीं, ए और बी में है। ए ऑप्शन भी हमारा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसमें आएगा हमारा राइट ऑप्शन 110 से 120 पर 70 mmHg। 70 इन्होंने आप क्या ये पल्स रेट लगा दिया इन्होंने, हमारे नॉर्मल पल्स रेट 70 या 90 के 72 के फेर में रहती है पल्स रेट या हार्ट बीट। तो ये उस चीज़ से इनको उन्होंने थोड़ा कन्फ्यूज़ कर दिया है। नॉर्मल बीपी देते हैं तो हर कोई समझ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 110 से 120 पर 70 mmHg यूनिट इसके राइट ऑप्शन है। इन हीटिंग हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इट टर्न वाइट, व्हाट इज द रीजन? लॉस ऑफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन, गेन ऑफ मोलिक्यूल वाटर, लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि आपका जो कॉपर सल्फेट होती है, कॉपर सल्फेट का ओरिजिनल कलर ब्लू कलर का होता है। ठीक है, हमें हमारे जो बेनेडिक्ट टेस्ट लगाते हैं यूरिन के अंदर वो कॉपर होती है उसके अंदर भी, तो ब्लू कलर होता है उसका। जब उसको हम किसी चीज़ के साथ में हीट करते हैं तो वो क्या होता है, उसका जो वाटर का जो होता है ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है उसमें, और उसमें क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है, तो उसमें क्या होता है वाटर रिमूव हो जाता है, तो लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो इसका कॉपर का कलर ब्लू होता है, उसकी वजह से जब उसमें क्रिस्टलाइजेशन होती है, प्रोसेस होती है, तो उसमें लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। तो राइट ऑप्शन इसका आज हमारा आएगा सी का, लॉस ऑफ वाटर। आइडियल टेम्परेचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड आफ्टर कलेक्टिंग फ्रॉम डोनर, जब हम डोनर से ब्लड कलेक्ट करते हैं उसका आइडियल टेम्परेचर क्या होता है, किस टेम्परेचर हम सैंपल को रखते हैं? 25 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड, बिलो -10, बिलो 34 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मोस्टली जब भी हम ब्लड कलेक्शन करते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर सैंपल्स का होता है 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटोजोआ दैट ईट अदर ऑर्गेनिज्म आर नोन एज, जो प्रोटोजोआ होता है हमारा वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब खाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक, म्यूटेलिस्टिक, होलोजोइक और स्पोरोफाइटिक। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो हमारा होलोजोइक। प्रोटोजोआ ईट टू अदर ऑर्गेनिज्म, उसको होलोजोइक बोलते हैं। राइट ऑप्शन हमारा सी है। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली 99% आपको हर एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलता है हमारा। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? ठीक है, और प्लेटेट का भी यही होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? हमारे स्प्लीन को बोला जाता है, प्लीहा होता है। राइट ऑप्शन इसका ए आएगा, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर एग्जाम में आपको आगे मिलता है क्वेश्चन, तो इसको आप मोस्टली नोट करके रखिएगा। स्प्लीन आएगा राइट ऑप्शन। आरबीसी लाइफ टाइम 120 डेज होता है। नेक्स्ट है हमारा नेम दी टू एंडोक्राइन ग्लैंड विच सिक्रेट देयर हार्मोन व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन। ठीक है, ऐसा कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑर्डर मिलता है उसको हार्मोन सिक्रेट करने के लिए? ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा कौन सा हार्मोन निकलते हैं? टीएसएच निकलते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड उसको हार्मोन्स को ऑर्डर देती है, तब वो हार्मोन सिक्रेट करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा आएगा थायराइड एंड टेस्टिस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऑर्डर पे है हार्मोन्स रिलीज करते हैं।
नेक्स्ट में क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे कौन कौन से होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का पता होना चाहिए। थायराइड की वीडियो मैंने 2 बना रखी है कि भाई किसी को थायराइड हो जाता है तो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, और T3 T4 कौन सा लो होता है, कौन सा हाई होता है आपको, और थायराइड की मेडिसिन कैसे खाई जाती है, कब खाई जाती है, और थायराइड टेस्ट कब करवाए जाते हैं, इनकी पूरी वीडियो मैंने बना रखी है, वो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे कौन कौन से होते हैं, थायराइड ग्लैंड्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, थाइमस ग्लैंड होते हैं, हाइपोथैलेमस होते हैं, टेस्टिस होते हैं, ओवरी होती है, पैनक्रियाज होती है, पीटीएच होती हैं, और पीनल ग्लैंड, ये सभी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, ए लेबोरेटरी ग्लास वेयर इंस्ट्रूमेंट लाइक टेस्ट ट्यूब, पेट्री डिस्क, फ्लास्क एंड पिपेट्स आर स्टरलाइज्ड बाय, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्टली एग्जाम्स के अंदर हमें मिल जाता है। ठीक है, ग्लास वेयर, पेट्री डिस्क, फ्लास्क, पिपेट्स, इन सब हमें किस में स्टरलाइज करते हैं, मोस्ट हिट में, हॉट एयर ओवन में, ऑटोक्लेव में, आयोनाइजिंग रेडिएशंस में। ये स्टरलाइजेशन का है तो हमारा राइट ऑप्शन का हॉट एयर ओवन आएगा। ये क्वेश्चन भी मोस्टली एग्जाम्स में आपको मिल जाता है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ब्लड कल्चर इज द मेन मेथड फॉर द डायग्नोसिस। ब्लड कल्चर हम लोग सबको पता है, ब्लड कल्चर का सैंपल लेते हैं, लेकिन मोस्टली अब इन्होंने यहाँ पे देखो बच्चों को कन्फ्यूज किया जाता है, बच्चे इतना ध्यान नहीं रखते भाई ब्लड कल्चर हम लोग सिर्फ ही करते हैं, ब्लड के अंदर की भी किसी भी डिजीज को पता करने के लिए किया जाता है। अब इन्होंने यहाँ पे पूछा ब्लड कल्चर इज द मेन मेथड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टीबी, बोटुलिज्म, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, रेमेटोइड फीवर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस क्या होता है, हार्ट के डिजीज होती है, इसमें क्या होते हैं, जो भी बैक्टीरिया होते हैं एंडोकार्डाइटिस के, वो हमारे इन्फेक्शन करते हैं, किसमें, कोच करते हैं ब्लड के द्वारा, और वो हमारे जो हार्ट स्ट्रीम के द्वारा वहाँ पे हार्ट में जाके सेटल हो जाते हैं। हार्ट में सेटल हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, इनको वाल्व होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, उनको ज़्यादा, हार्ट के जो मरीज होते हैं उनको ज़्यादा रिस्क होता है इस बीमारी होने के। ठीक है, ये किसके द्वारा कोच की जाती है, बैक्टीरिया के द्वारा, फंगस के द्वारा, फंगस में कैंडिडा आ जाता है आपका, तो ये एंडोकार्डाइटिस होती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज फॉर टाइफस फीवर, टाइफस की फीवर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम्स में आता है आपका। इसमें से भी एक ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आता है, या तो आपका ये ऐसे आ जाता है कि वेलफ्लैक्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है, या टाइफस फीवर की स्टेन्स पूछी जाती है, कौन कौन सी स्टेन्स होती हैं। इस क्वेश्चन का आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आज मैं आपको ऐसा बता दूंगा, इसके अंदर एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन आपके। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा, देखो टाइफस फीवर क्या होता है, टाइफाइड वाला फीवर नहीं है ये, टाइफस फीवर अलग होता है। टाइफस फीवर क्या होता है, रिकेट्स के लिए करते हैं हम लोग। ठीक है, टाइफस फीवर रिकेट्स के लिए करते हैं, लेकिन उसमें टेस्ट का क्या नाम, इसका नाम आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, इसका वेल टेस्ट, और इसका पूरा नाम होता है वेल फ्लैक्स टेस्ट होता है ये। मोनटेक्स टेस्ट हम टीबी के लिए करते हैं। डिक टेस्ट जो होता है सस्पेक्टेड टेस्ट होता है किसके लिए, डिप टेस्ट जो होता है कि स्किन का टेस्ट होता है, ये भी डिक टेस्ट होता है, स्किन का टेस्ट होता है। सस्पेक्टिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं स्कारलेट फीवर के लिए। डिप टेस्ट स्कारलेट फीवर के लिए करते हैं, स्किन के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, जैसा मोन्टोस इंजेक्शन लगाते हैं ना, ऐसे 0.1 mm। ठीक है, और इसकी रीडिंग भी सेम मोन्टोस की तरह ली जाती है, आपके 48 to 72 आवर्स के अंदर ली जाती है डिक टेस्ट की। सिक टेस्ट जो होता है ये भी आपका सस्पेक्टेबिलिटी टेस्ट होता है डिप्थीरिया के लिए। इसकी जो खोज हुई थी 1913 में हुई थी, और इसकी जो खोज की थी वो की थी बेला सिक ने, बेला सिक ये साइंटिस्ट का नाम है। ये भी सस्पेक्टेबिलिटी टेस्ट किसके लिए होता है, डिप्थीरिया के लिए होता है सिक टेस्ट। अब हमारा रहेगा वेल फ्लैक्स। वेल फ्लैक्स क्या होता है, रिकेट्स के लिए होता है, रिकेट्स इन्फेक्शन के लिए होता है ये। और रिकेट से किसके द्वारा फैलता है, आपके लाइस और आपके ये जो होते हैं फेडिस, पिस्सू। ठीक है, जू और पिस्सू के द्वारा ये डिजीज़ फैलाई जाती है। ये एक एग्लूटेशन टेस्ट होता है, सीरम का सैंपल लगाया जाता है, जो इसकी स्ट्रेन्स होती हैं OX, OXK, OX2, OX19। ये भी अक्सर एग्जाम में आते हैं कि भाई रिकेट्स टाइफस फीवर में कौन कौन से स्ट्रेन्स टेस्ट में ली जाती हैं, OX19, OX2 ऐसे दे देते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। OX19, OX2 ये सभी स्ट्रेन्स होती हैं इसके लिए। राइट ऑप्शन हमारा डी है इसका। थोड़ा जल्दी कर लेते, काफ़ी क्वेश्चन हैं। द बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज नोन एज, बेसिक फंक्शंस ह्यूमन ऑफ किडनी क्या होती है, नेफ्रॉन्स होती है। ठीक है, नेफ्रॉन्स होती है बेसिक किडनी की यूनिट्स। राइट ऑप्शन हमारा ए है। नेफ्रॉन्स हमारी किडनी में, प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, दोनों किडनी के अंदर 1-1 मिलियन है। ठीक है,
और पैरामिड क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ मेनली ट्यूबुल्स होते हैं। किडनी जो हमारी किडनी को हम डिसेक्शन करते हैं, किडनी को जब काटते हैं ना, तो उसके अंदर छोटे छोटे कॉलम से मिलेंगे आपको, 7 से 8 कॉलम मिलते हैं, ठीक है। उन्हीं को हम रीनल पैरामिड बोलते हैं। कप शेप के होती है, आपको इमेज में दिखा दूंगा मैं। कप शेप के होते हैं ये, और ये क्या होते हैं, ट्यूबुल्स होते हैं। दैट ट्यूबुल्स कप शेप के होते हैं। और ये जो आपका नेफ्रिडिया होता है, नेफ्रिडिया ये क्या होता है, केंचुए का उत्सर्जकी अंग होते हैं। एक्सक्रेटरी अंग जो होता है वो केंचुए का होता है, केंचुए का। नेक्स्ट है हमारा पार्ट प्रैक्टिस डिजाइन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड लिमिट इज ग्रोथ एंड ट्रांसमिशन ए पेशेंट इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज मेडिकल एप्सिस, मेडिकल एंटीसेप्सिस और बैरियर नर्सिंग। क्या इसका राइट ऑप्शन आएगा, मेडिकल एप्सिस। इसमें क्या होता है, ये कह रहा है कि प्रैक्टिस डिजाइन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कम करने की, ठीक है, कम करना उनको। द लिमिट इज ग्रोथ एंड दिस ग्रोथ ट्रांसमिशन इनटू द पेशेंट इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, ठीक है। यानी कि पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन ट्रांसफर ना हो, उस चीज़ को कम करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज़ को क्या करते हैं, तो उसको बोलते हैं मेडिकल एसेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस क्या होती है आपकी, कि देखो पहले तो नर्सिंग बैरियर क्या होता है, जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो कंट्रोल्स करते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल्स के लिए काम करते हैं कि भाई पेशेंट को इन्फेक्शन ना फैले और पेशेंट से किसी स्टाफ को इन्फेक्शन ना फैले, तो वो काम तो होता है नर्सिंग बैरियर नर्सिंग का। मेडिकल एंटीसेप्टिक्स, हमारा जो मेडिकल एंटीसेप्टिक्स यूज करते हैं। मेडिकल एसेप्सिस क्या होती है, ये एक क्लीनिंग टेक्निक होती है। मेडिकल आल्सो नोन एज क्लीनिंग टेक्निक इज aim to control the number of microorganism and it is used to all clinical patient care activities, ठीक है। जो भी पेशेंट केयर एक्टिविटीज होती है वहाँ पे उन चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, भाई इन्फेक्शन ना फैले। तो वो क्या करते हैं कि जैसे कि भाई सिरिंज होती है, आपके नीडल्स होती है, ग्लव्स होते हैं, स्टेराइल इक्विपमेंट होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन सबको क्लीन किया जाता है प्रॉपरली। और सर्जिकल एसेप्सिस क्या होती है कि इस आल्सो द स्टेराइल टेक्निक, ये स्टेराइल करने की टेक्निक होती है। किसी भी जैसे कि हम कोई भी सर्जरी होती है वहाँ पे उनको प्रॉपरली रिमूव कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। सर्जरी करने से पहले उनको प्रॉपरली स्टेराइल कर दिया जाता है। तो एसेप्सिस का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ पैथोजन, ठीक है, पैथोजन्स को अब्सेंस करना वहाँ से। नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इन सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अक्सर एग्जाम में ये आता है, या तो ये आएगा आपका शुगर की नॉर्मल रेंज पूछी जाएगी सीएसएफ के अंदर, या आपको ये पूछा जाता है कि भाई सीएसएफ में ग्लूकोज कम हो जाती है या उसको किस कंडीशन में कम होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, वायरल इन्फेक्शन में, किस कंडीशन में, ठीक है। ग्लूकोज कम होती है, घटती है, बढ़ती है, क्या होती है, इन सब चीज़ों में अक्सर ये क्वेश्चन आता है सीएसएफ से एक। तो 50 से 80 या 50 से 70 या 40 से 70 इसी रेंज में ये लोग एमजी पर देते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका आ जाएगा हमारा बी का। नेक्स्ट क्या है, इक्विवेलेंसी रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड यूजिंग विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, कंपेरिजन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, कंपेरिजन बायोकेमिकल पैथवे, कंपेरिजन स्ट्रक्चरल फीचर्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी आएगा, इनवॉल्वरी रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डिटरमाइंड यूजिंग विच। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा डी ऑल। नेक्स्ट है ओनली ट्रीटमेंट इन केस ऑफ यूरिया, यूरिया अगर बढ़ जाता है तो उस केस में हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, डायलिसिस है, लिथोट्रेपी है, लंग्स ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट, क्या करते हैं जब यूरिया बढ़ जाता है तो, ठीक है। तो डायलिसिस में क्या होता है कि डायलिसिस में हम यूरिया के टाइम पे तो खैर डायलिसिस करते हैं, लेकिन हम मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम वगैरह में वो चीज़ों का हमें पूरा नहीं पता होता, ठीक है। डायलिसिस मोस्टली किया जाता है आपका क्रिएटिनाइन की कंडीशन, अगर बॉडी में आपकी क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है, स्वेलिंग बढ़ जाती है बॉडी में, ठीक है, पानी बढ़ जाता है, उसको रिमूव करने के लिए डायलिसिस किया जाता है। और जो लिथोथेरेपी जो होती है क्या होती है, ग्रीक वर्ड होता है ब्रेक डाउन स्टोन, ठीक है, स्टोन्स को तोड़ने का काम करते हैं। जैसे किडनी वगैरह में स्टोन जाते हैं उनको तोड़ के बाहर निकालना, वो उसके अंदर आता है आपका गोल्ड स्टोन वगैरह ये सब आते हैं लिथोट्रोपी। लंग्स ट्रांसप्लांट तो ये अलग ही है। तो किडनी ट्रांसप्लांट राइट ऑप्शन जो इसका आएगा वो आएगा किडनी ट्रांसप्लांट। अगर किसी का यूरिया ही हमेशा बढ़ के आने लग रहा है तो वो किडनी ट्रांसप्लांट की कंडीशन होता है। अक्सर आप लोगों ने कभी अक्सर देखा हो किसी पेशेंट की किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो उसका क्रिएटिनाइन नॉर्मल आ जाता है और यूरिया अक्सर बढ़ के आता है थोड़ा सा। मोस्ट ऑफ बैक्टीरियम आर,
मोस्टली बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकार्योटिक विद पैक्ड डीएनए न्यूक्लियाई के, यूकैरियोटिक फ्री फ्लोटिंग डीएनए इन देयर सेल्स से, प्रोकार्योटिक विद फ्री फ्लोटिंग डीएनए सेल्स से, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा हमारा सी है, प्रोकार्योटिक विद फ्री फ्लोटिंग डीएनए। जो साइटोप्लाज्म होता है जो बैक्टीरिया उसके अंदर जो डीएनए होता है वो फ्री होता है, यानी कि फ्रीली होता है, वहाँ पे मूवमेंट होता है उसका। कन्फर्मेटरी लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज डायग्नोस ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, अक्सर एग्जाम में मैंने कई बार देख चुका हूँ इस क्वेश्चन को। ये करेंगे कन्फर्मेटरी लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज फॉर डायबिटिक डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर क्या होता है कि हम कब कहेंगे पेशेंट को कि आपको फास्टिंग शुगर है आपका, और कितनी शुगर आने पे उसको हम डायबिटिक घोषित कर देते हैं। अबाउ 80 mg/day, अबाउ 100 mg/day, अबाउ 126 mg/day, अबाउ 140 mg/day, ठीक है। फास्टिंग का लेवल अगर आपका 126 mg/day से ऊपर है तो इसका मतलब पेशेंट को डायबिटिक है। अगर आपका पीपी की कंडीशन में कन्फर्म करना हो तो पीपी का आपका लेस देन 200 mg/day होगा तो आपको डायबिटिक मानी जाएगी। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। और एक यूनिट चेंज करने का आता है, डायबिटिक यूनिट के चेंज करने के लिए कौन सा फैक्टर्स होता है, ये आता है। राइट ऑप्शन आपका सी है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। द मशीन इज यूज टू टेस्ट द ब्लड, ब्लड सेल्स को काउंट करने, ब्लड को काउंट के लिए कौन सी मशीन यूज करते हैं, ऑटो एनालाइजर, हीमोडायलाइजर, डायथर्मी मशीन्स और वेंटिलेटर, ठीक है। हीमो ऑटो एनालाइजर क्या होता है, जो भी हमारी जो मशीनें होती है सिस्मैक्स होती हैं इन सबको हम ऑटो एनालाइजर बोलते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा इसका ए आएगा, ऑटो एनालाइजर। हीमोडायलाइजर क्या होता है कि जो डायलिसिस करते हैं किसी पेशेंट का, वो होता है हमारा हीमोडायलाइजर उसको बोलते हैं, ठीक है। और डायथर्मो मशीन क्या होती है कि डायथर्मो मशीन ये थेरेप्यूटिक के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है कॉमनली, ठीक है। और वेंटिलेटर हमें पता ही होता है, आईसीयू वगैरह हम पेशेंट को जिनको एडमिट करते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट इज यूज इन माइक्रोस्कोप। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है इसकी माइक्रोस्कोप के बारे में, लाइट माइक्रोस्कोप अक्सर क्वेश्चन आता है, रिफ्लेक्टेड लाइट कौन सी होती है फेस कॉन्टैक्ट में डार्क फील्ड, तो इसका राइट ऑप्शन तो हमारा आएगा डार्क फील्ड आएगा। तो ये माइक्रोस्कोप की एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा प्रॉपरली, माइक्रोस्कोप के फंक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से अलग अलग माइक्रोस्कोप होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इन सब की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, अभी जल्द ही बनाने वाला हूँ। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा आएगा डार्क फील्ड, रिफ्लेक्ट लाइट इसके अंदर होती है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर। नेक्स्ट नॉर्मल मोटिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोवा, स्पर्मेटोजोवा की नॉर्मल मोटिलिटी 70 से 80% होती है। नॉर्मल किस होता है स्पर्म की, मैंने एक वीडियो बना के अपलोड कर रखी है तो आप देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने सब कुछ बता रखा है स्पर्म के बारे में। प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म शो फॉलोइंग रिजल्ट्स, थायराइड क्या होता है, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर का मतलब होता है अधिक, ठीक है। उसमें आपका TSH लो हो जाता है, आपका T3 और T4 आपके हाई होते हैं, वो होता है हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म आपका क्या हो जाएगा, TSH आपका बढ़ जाएगा, T3 T4 आपके कम हो जाएंगे। थायराइड की वीडियो मैंने बना रखी, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, ये डिस्क्रिप्शन लिंक है। लाइफ स्पेन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसके अंदर। इसको आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे, कहीं भी आपको राइट आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन वैसे तो इसरो वालों ने इसको ए माना है 13 से 20 दिन, बट आपको किसी भी बुक में पढ़ेंगे आपको 3 से 4 दिन मिलेगा, ठीक है, या फिर 5 से 7 दिन, इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलते हैं। लेकिन गूगल वगैरह आप देखेंगे तो आपको 13 से 20 दिन मिल जाएगा। तो उन्होंने गूगल के हिसाब से मानना है, तो कुछ कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि मोस्टली आप जनरल नॉलेज की बुक्स देखेंगे तो वहाँ पे आपको WBC का लाइफ टाइम 3 से 4 दिन मिलेगा, ठीक है। और न्यूट्रोफिल्स वगैरह बेसोफिल होते हैं इनका अलग अलग मिलेगा सभी को। लैम्फोसाइट का आपको फ्यू डे टू ईयर्स मिलेगा आपको। बेसोफिल का न्यूट्रोफिल का इनका आवर्स में मिलता है, 8 आवर्स से 4 आवर्स ऐसे होता है। तो टोटल लाइफ स्पेन WBC का यहाँ पे 13 से 20 दिन होता है। कुछ बुक्स में आपको लेस देन 10 डेज में मिलेगा, किसी में 3 से 4 दिन में मिलेगा, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हमें माना जाए तो हमारा राइट ऑप्शन 13 से 20 दिन है। द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यून सिस्टम। इन्नेट इम्यूनिटी के जो होता है हमारा वो न्यूट्रोफिल्स आएगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है कलरिंग एजेंट यूज इन एंटीसिरा AB। कलरिंग एजेंट जो होता है एंटीसिरा के अंदर हमारा कौन सा यूज किया जाता है, इसका राइट ऑप्शन आएगा हमारा ईओसिन। हिस्टोपैथोलॉजी लैब विल डील विद, हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर हम किस चीज़ की जांच करते हैं, सेल्स की, टिश्यू की, ऑर्गन सिस्टम्स की। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, ठीक है। तो हिस्टो के अंदर हम टिश्यू की स्टडी करते हैं। ए ऑब्जेक्ट
ए ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर साइज प्लेस है 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है दोस्तों। इसको मैं अगर आप कमेंट वगैरह करेंगे तो इसका एक सोल्व किया हुआ जो फॉर्मेट हो आपको इसको मैं अपलोड कर दूंगा इस पर यूट्यूब के कमेंट में। और इसको मैंने काफ़ी देखा था सोल्व करके, तो काफ़ी लंबा लेंथ निकल के आ रहा था। तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी आएगा, ये -3.75 है। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री या मैथ वगैरह का सवाल है लेंथ वगैरह का, तो ये आप सोल्व कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल उसके ऊपर अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम वगैरह पे डाल दूंगा, आपको वहाँ से सोल्व चेक कर लीजिएगा। द सेलुलर मेटाबॉलिज्म ऑटो यूज्ड, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन इज यूज क्या होता है, प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन ग्लाइकोलाइसिस एट टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो राइट ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्या है हमारा, खालिस्तान द हार्मोन डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हम कौन से हार्मोन को डिटेक्ट करते हैं, HCG को। ठीक है, तो बीटा HCG जो हमारा टेस्ट होता है प्रेगनेंसी के अंदर वो करते हैं। राइट ऑप्शन इसका ठीक है हमारा ये। और द HIV इंडिकेटर प्रोग्नोसिस, ठीक है, HIV किसी पेशेंट को अगर हो रखा है तो उसको प्रोग्नोस यानी कि उसका ट्रीटमेंट कितना प्रोग्रेस कर रहा है इसको पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, CD8 CD4 HIV RNA। तो देख ली जो HIV के पेशेंट होते हैं उनकी इम्यूनिटी के लिए हम लोग CD4 CD8 ये सब करते हैं ना, तो लेकिन प्रोग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, CD4 आपका काउंटिंग होता है यहाँ पे। एडिनो ट्राइफॉस्फेट ATP क्या होता है, विटामिन होता है, एंजाइम होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड एसिड। इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा C, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ATP क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। एंटीबॉडी इन प्लाज्मा इन सीरम इज एंटीबॉडी AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होता है, देखो A ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर B एंटीबॉडी होती है, ठीक है, B ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर A एंटीबॉडी होती है। AB के अंदर क्या होती है, कोई एंटीबॉडी नहीं होती, एंटी O जो होता है उसके अंदर 0 होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन आएगा इसका हमारा D आ जाएगा, नन। ठीक है, तो इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती। डिसइंफेक्शन रेफर टू डिस्ट्रैक्शन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। जो डिसइंफेक्शन होता है रेफर टू डिस्ट्रैक्शन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, स्लेन पे, नेल्स पे, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट पे, हेयर्स पे। ठीक है, डिसइंफेक्शन रेफर टू डिस्ट्रैक्शन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। राइट ऑप्शन का आएगा एनिमेट ऑब्जेक्ट, यानी जो निर्जीव वस्तु होती है ना उन्हीं को हम लोग डिसइंफेक्शन करते हैं। तो इननेट ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे निर्जीव। नॉर्मल SGPT 4 से 35 यूनिट पर लीटर होता है। ग्राम स्टेनिज सम बैक्टीरिया रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट आफ्टर एल्कोहल ट्रीटमेंट। ठीक है, देन द बैक्टीरिया आर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बोथ। ग्राम पॉजिटिव हमारा वॉयलेट पर्पल कलर लेते हैं, ग्राम नेगेटिव हमारे रेड कलर के होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा राइट हमारा A हो जाएगा, क्योंकि क्रिस्टल वॉयलेट जो कलर लेता है वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरवल बिटवीन एक्सपोजर टू इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम्स इज नोन एज लेटेंट पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, सेंसिटिविटी पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है हमारा, जब भी किसी बैक्टीरिया हमें इन्फेक्शन होता है, ठीक है, किसी भी इन्फेक्शन हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसके जो हम सिम्टम्स हमें दिखने लगते हैं उसी कंडीशन में हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। लेटेंट पीरियड में क्या होता है, एक प्री इन्फेक्शन पीरियड बोलते हैं, जो प्री इन्फेक्शन पीरियड, द पीरियड बिटवीन एक्सपोजर एंड इन्फेक्शन इज कॉल्ड लेटेंट पीरियड। ठीक है, और सेंसिटिव पीरियड क्या होता है, पीरियड ऑफ द व्हेन ए चाइल्ड इन इंटरेस्ट आर फोकस्ड ऑन डेवलपिंग पर्टिकुलर स्किल और नॉलेज आर। इसके अंदर ये हमारा सेंसिटिव पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है, जब हमें इन्फेक्शन होने से और उसके सिम्टम्स जब हमें नज़र आने लगते हैं उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट है हमारे सॉल्यूशन दैट कैन रेसिस्ट ए स्मॉल चेंजिंग इन pH व्हेन एन एसिड और एल्कलाइन इज एडेड इज कॉल्ड। ठीक है, ए सॉल्यूशन दैट कैन रेसिस्ट ए स्मॉल चेंजिंग इन pH, कोई ऐसा सॉल्यूशन जो हमारे pH के स्मॉल चेंजेस को रेसिस्ट करते हैं, रोक के रखता है, व्हेन इन एसिड और एल्कलाइन एडेड इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, बफर होता है। बफर अंदर क्या होता है, हम pH की जो pH उसको ना एसिड होने देता है ना एल्कलाइन होता है, उसको pH को मेंटेन करके रखता है हमारा बफर।
नेक्स्ट है प्रोकार्योटिक सेल्स। प्रोकार्योटिक सेल्स के अंदर क्या होता है भाई हमारा, कंटेन प्रोकार्योटिक, कंटेन मेटाबॉलिक एंजाइम, सेलेक्टिव प्राइमरी रेगुलेटरी एग्जिट मटेरियल, कंटेन प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स। तो राइट ऑप्शन हमारा जाएगा कंटेन प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया दैट कॉजेज कोलेरा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी कन्फ्यूजन क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन देखो क्या आएगा इसका, डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया दैट कॉजेज कोलेरा। जो बैक्टीरिया कोलेरा कोज करता है उसको किसने डिस्कवर किया था, ये है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या आएगा हमारा, लुइस रॉबर्ट कोच, ठीक है। रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया की खोज की थी, कोलेरा के बैक्टीरिया, ठीक है। अब क्या आएगा, लुइस पास्चर ने क्या किया था, इसकी वैक्सीन की खोज की थी। तो मोस्टली कन्फ्यूजन यहाँ पे क्या होता है कि कोलेरा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे किस चीज़ का ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया की तो खोज की थी रॉबर्ट कोच ने, और कोलेरा की वैक्सीन की खोज की थी लुइस पास्चर ने, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है OSCE। OSCE क्या होता है, इट वेरी हेल्पफुल इन मेडिकल एजुकेशन बिकॉज द अलाउ ए स्टूडेंट टू प्रैक्टिस एंड डेमोन्स्ट्रेट क्लिनिकल स्किल इन ए स्टैंडर्डाइज मेडिकल सिनेरियो। यानी कि एक मेडिकल कॉलेज वगैरह में मेडिकल की प्रैक्टिस करवाने के लिए एक सिनेरियो जो उसके लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है कोई मेडिकल की, ठीक है। तो इसके जो राइट ऑप्शन हमारा आ जाए ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चरल क्लिनिकल एग्जामिनेशंस, राइट ऑप्शन हमारा बी आएगा इसका, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशंस। विच अमोंग द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप्स हेल्प इन गेटिंग 3D पिक्चर ऑफ द स्पेसिमेन। ये आपको मैं जब वीडियो बनाऊंगा माइक्रोस्कोप की उसके अंदर पूरी डिटेल बताऊंगा। 3D पिक्चर्स हम कौन से माइक्रोस्कोप लेते हैं, सिंपल से नहीं ले सकते, कंपाउंड से नहीं लेते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो राइट ऑप्शन आया 3D या पिक्चर्स वगैरह हम जो लेते हैं वो हमारा होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ESR काउंट विल शो लो वैल्यू इन विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। ESR की मैंने दोनों वीडियो बना रखी, कौन से मेथड होते हैं, कब बढ़ता है कब घटता है, तो प्लीज़ वो आप देख लीजिएगा। एनीमिया में आपका ESR घटता है, RA फैक्टर में आपका बढ़ जाता है, पॉलीसाइथेमिया में आपका घटता नहीं है ना बढ़ता है, वहीं पे रहता है। ट्यूबरकुलोसिस आपका बढ़ जाता है। इसमें क्या बोला है इसने, ESR विल सो लो वैल्यू, ठीक है। लो वैल्यू कब आएगी आपकी, पॉलीसाइथेमिया में टाइम पे आपकी लो आएगी ना, मीनिंग ये HB ज़्यादा होता है किसी को, उस टाइम भी ESR कम ही होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा आया है सी। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन IP कंटेंट। सोडियम क्लोराइड जो इंजेक्शन होता है उसके अंदर नॉर्मल सलाइन की क्या बोलते हैं, 0.9% ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है उसके अंदर। विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट रेसिस्टेंट स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के अंदर देखो स्पोर्स और पेरियोन्स, ये दो चीज़ ऐसी होती है जल्दी सी हमारी किल नहीं होती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा हमारा पेरियोन होता है, जो स्टरलाइजेशन वो रेसिस्टेंट होता है, जल्दी से नहीं मरता है। इफ ब्लड सैंपल इज टेकन इन इरिटी ट्यूब तो विच द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट विल बी इफेक्ट। अगर हम ब्लड सैंपल को इरिटी ट्यूब में ले लेते हैं तो कौन सा पैरामीटर हमारे इफेक्ट होगा, कैल्शियम, ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अगर आपको कैल्शियम के सैंपल को आप इरिटी ट्यूब में लेंगे तो आपका कैल्शियम 0 आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि इरिटी जो होता है वो कि आपके वो उसको ब्लड में से कैल्शियम को रिमूव कर देता है उसको, ठीक है, उसको जुड़ने नहीं देता, इसलिए वो कैल्शियम आपका लो आएगा हमेशा। राइट ऑप्शन आएगा आपका ए। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज बैक्टीरियल कंपाउंड इज लिस्ट लाइकली टू कंटेन यूजफुल एंटीजन, सेल वॉल, फ्लैजिला, राइबोसोम कैपेबल। विच बैक्टीरियल कंपोनेंट इज लिस्ट लाइकली टू कंटेन यूजफुल एंटीजन, ठीक है। इन सभी में से यूजफुल एंटीजन कौन सा रखता है, सेल वॉल रखती है, फ्लैजिला, राइबोसोम, कैप्सूल। तो राइट ऑप्शन इसका आ जाएगा आपका सी, राइबोसोम्स जो होते हैं वो यूजफुल एंटीजन से रखते हैं बैक्टीरिया के। अब आया यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जी, ये क्वेश्चन मैंने अक्सर एग्जाम में देखा है। ए pH ऑफ 3 इज खालिस्तान द pH ऑफ 5। जो pH 3 होती है वो खालिस्तान द pH ऑफ 5 2 टाइम मोर एसिडिक होती है, यानी कि जो pH 3 होती है वो 5 से कितने गुना एसिडिक होती है, 2 टाइम मोर एसिडिक होती है, 10 टाइम मोर एसिडिक होती है, 20 टाइम मोर एसिडिक होती है, 100 टाइम मोर एसिडिक होती है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल सिंपल से ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। 5 में से 3 को माइनस करिए आप, 2 आता है आपका। इसके जो फॉर्मूला आता है वो 10 की पावर 1 होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे आपका कुछ भी होता है, अगर आपका 5 की जगह पे 7 होता और इधर 3 होता तो भी ठीक है, आपको सेम ये फॉर्मूला यूज़ करना है। 5 - 3 2 आया, तो फॉर्मूला इसका होता है 10⁻1। अब आपका 2 आया तो 10⁻2 कर दीजिए, यानी कि 10 × 10 यानी कि 100 हो जाएगा आपका। राइट ऑप्शन इसका आ जाएगा आपका डी। ठीक है, 100 टाइम मोर एसिडिक होती है, pH 3 जो होती है वो 5 से 100 टाइम मोर एसिडिक होती है। राइट ऑप्शन इसका 3 है। ठीक है, तो समझ चुके ना आप कैसे करना आपको। 5 - 3 आपका वैल्यू आई 2, तो 10⁻1 होती है इसकी फॉर्मूला में, तो 10⁻2 हो जाएगी। आपका 2 आए हैं तो यहाँ पे, तो आपका कितना करेंगे, 10 × 10 यानी कि 100। ऐसे अगर आपका यहाँ पे 6 होता, इधर 3 हो जाता, ठीक है, तो 6 - 3 तो 10⁻3, 10 × 10 × 10 यानी कि 1000 टाइम मोर एसिडिक हो जाती है फिर वो। ए वायरस दैट डिस्ट्रॉय द इम्यूनिटी ऑफ बॉडी एंड कैन स्प्रेड थ्रू ब्लड इज। ठीक है, कौन सा वायरस जो होता है जो डिस्ट्रॉय द इम्यूनिटी ऑफ द वुमेन बॉडी कैन स्प्रेड थ्रू ब्लड। HIV जो हमारी इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है और ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट इज बेस्ड ऑन सीरम और यूरिन लेवल, क्या करता है, HCG होता है। राइट ऑप्शन हमारा, इस ऊपर भी एक क्वेश्चन मिला था ये। द रिएक्शन ऑफ द सेल आर कैरिड आउट द कैप्चरिंग एनर्जी आर कॉल्ड। ठीक है, एनर्जी मिलती है हमें, ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म क्या होती है, किसी चीज़ का टूटना होता है, मेटाबॉलिज्म किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है। तो कैटाबॉलिज्म होता है जब हमारा जैसे कार्बोहाइड्रेट हम लोग प्रोटीन पढ़ते हैं उसके अंदर एनर्जी मिलती है, H2O होता है तो टूटती है ना, तो इस तरह से कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना, तो एनर्जी मिल रही है किसी चीज़ को टूटने से बाद एनर्जी मिलती है ना, तो कैटाबॉलिज्म इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग टेस्ट विल डिफरेंटिएट सैल्मोनेला शिगेला। सैल्मोनेला शिगेला के अंदर हम डिफरेंटिएट कैसे करते हैं किसी भी चीज़ का, देखिए ग्राम स्टेन से, मोटिलिटी टेस्ट से, कैटालेस से। तो इसका जो आएगा मोटिलिटी टेस्ट से आएगा। ठीक है, सैल्मोनेला एक मोटाइल टेस्ट नहीं होता है, शिगेला मोटाइल टेस्ट नहीं होता, नॉन मोटाइल होता है, और सैल्मोनेला जो होता है मोटाइल टेस्ट होता है। नेक्स्ट है रिस्पायरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन, रिस्पायरेटरी सेंटर से लोकेटेड इन मेडुला ऑफ लंगोटा एंड इज इन्वॉल्व इन द मिनट टू मिनट कंट्रोल ऑफ ब्रेथिंग। ठीक है, ये हमारी मिनट टू मिनट कंट्रोल ऑफ ब्रेथिंग को कंट्रोल करता है, और इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा बी, मेडुला ऑफ लंगोटा। विच एंटीबॉडी क्रॉस प्लेसेंटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये हर एग्जाम में मिलेगा, कौन से एंटीबॉडी आपको प्लेसेंटा क्रॉस करते हैं, IgG। कैल्शियम इज सेल बायोलॉजी इज कंसिडर्ड, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम क्या है, सिग्नलिंग कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका सी आ जाएगा, सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ये वाटर मिनरल्स होता है कैल्शियम। नेक्स्ट है विटामिन, विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी गिवन गुड बोन हेल्थ, यानी कि विटामिन डी, हड्डियों से रिलेटेड हमारे बोन वगैरह को, हड्डियों को मजबूत कौन सा विटामिन बनाता है, विटामिन डी बनाता है। राइट ऑप्शन। लीवर फंक्शन आर पिवोटल टू ओस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, होम्योस्टेटिस है, ऑल ऑफ द अबाउ। ठीक है, होम्योस्टेटिस और हीमोस्टेटिस में इन्फेक्शन होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ये रेगुलेशन ऑफ द ओस्मोटिक प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गन। ठीक है, और जो थर्मो रेगुलेशंस होता है वो क्या करता है, ये प्रोसेस होती है तो अलाउ बॉडी टेम्परेचर को, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है ये। और होम्योस्टेटिस क्या होते हैं, होम्योस्टेटिस एबिलिटी टू मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी इन एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट चेंजिंग इंटरनल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। होम्योस्टेटिक जो होती है वो आपके इंटरनल टेम्परेचर की, बॉडी की जो होती है, बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर उसको मेंटेन करके रखती है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। और थर्मोलेक्शन जो होती है क्या प्रोसेस होती है, टू अलाउ योर बॉडी टू मेंटेन इट्स कोर इंटरनल टेम्परेचर। ग्राम स्टेनिंग आयोडीन इज यूज एज ए, ग्राम स्टेनिंग जो करते हैं उसमें आयोडीन का क्या काम होता है, फिक्सेटिव होता है, मोर्डेंट होता है, सोल्यूबलाइजर होता है, स्टेन होती है। आयोडीन मोर्डेंट का काम करता है। व्हाट इज द रेंज, रेंज क्या होती है आपकी,
देखो कोई भी हम रेंज यूज करते हैं इसके अंदर हमारे जो ये बायोकेमिस्ट्री होती है, किसी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर आपको रेंज का पता होता है कि रेंज क्या होती है। तो इसका लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू टू लार्ज वैल्यू, मिडिल वैल्यू, एवरेज वैल्यू। तो राइट ऑप्शन इसका ए आएगा, लार्जेस्ट वैल्यू टू स्मॉलेस्ट वैल्यू इसका राइट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है हीट फ्लो मैकेनिज्म थ्रू सॉलिड इज नोन एज, हीट फ्लो मैकेनिज्म थ्रू सॉलिड इज नोन एज ट्रांसमिशन, कन्वर्सन, डिफ्यूजन, कंडक्शन। तो राइट ऑप्शन आएगा इसका कंडक्शन। मिल्क कलर इज यूरिन इज सीन, मिल्क कलर कब मिलता है? फाइलेरिया में, डायबिटीज में, एल्कोहलिज्म में, जॉन्डिस में। मिल्की कलर फाइलेरिया के अंदर होता है, जिसको हम लोग हाथी पाँव बोलते हैं, पैर वगैरह में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, तो वो फाइलेरियासिस होता है। तो मिल्की कलर आपका फाइलेरियासिस होता है, उसको चाइलूरिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट, यूरिया कौन सी वेन्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है? डोर्सल अओर्टा, हेपेटिक वेन्स, रीनल वेन्स, हेपेटिक पोर्टल वेन्स। राइट ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा, हेपेटिक वेन के अंदर यूरिया सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। ड्यूरिंग डोनर स्क्रीनिंग मलेरिया अफेक्टेड पर्सनल शैल बी अवॉइडेड फॉर ब्लड डोनेशन टू द पीरियड, अगर किसी पेशेंट को मलेरिया हो जाता है तो उसको कितने टाइम के लिए अवॉइड कर दिया जाता है, इनको ब्लड डोनेट नहीं कर सकता? 1 वीक के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, 1.5 ईयर के लिए। तो राइट ऑप्शन इसका आ जाएगा हमारा सी, 3 ईयर के लिए वो पेशेंट ब्लड डोनेट नहीं कर सकता किसी को मलेरिया हो चुका है उसको। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ फॉलोइंग सेल्स इन द प्रेजेंट पेनक्रियाज मेक इंसुलिन, पेनक्रियाज की कौन सी सेल से इंसुलिन बनता है? एपिथेलियल सेल से होती नहीं है, हेपेटिक सेल्स भी नहीं होती, जर्म सेल से, आइलेट सेल से, ठीक है। तो पेनक्रियाज के अंदर आइलेट सेल्स होता है, उसके आइलेट सेल्स के अंदर 2 सेल्स और होते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स, ठीक है। तो हमारा जो इंसुलिन कौन सी सेल से सिक्रेट होता है आप मेरे को कमेंट करके बताइए, अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो। यहाँ का जिसका राइट ऑप्शन आएगा हमारा डी आएगा, आइलेट सेल्स। पैनक्रियाज की जो सेल्स होती है उसको आइलेट्स होती है, लेकिन इसके अंदर भी अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स होती हैं। तो इंसुलिन कौन सी सेल से सिक्रेट होता है ये आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये हमारे एक पूरा क्वेश्चन पेपर हमने सोल्व किया है इसरो का। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।